देखो गाइस, इस क्लास में अपने सिंपल वे में समझ लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बाय और सेल बटन दबा और आपके घर पे पैसे आने स्टार्ट हो गए, चार्ट देख लिया, कैंडल देख लिया, XYZ। उसके पहले के भी कुछ प्री स्टेप्स होते हैं जो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। काम कैसे करता है ट्रेडिंग, ऑर्डर फ्लो क्या है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप के पैड्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन सा बेस पेयर है, कौन सा मेजर है, माइनर है, XYZ। बिड आस्क और स्प्रेड क्या होता है, कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि स्प्रेड क्या होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या है, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में, पिप वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे काउंट करनी है, कैसे मार्क करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पॉइंट्स नहीं होते, इसमें पिप वैल्यूज होती है। लॉट साइज कैलकुलेशन कैसे करना है, लेवरेज और मार्जिन क्या है, यही लोगों को नहीं पता कि लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, दोनों में देयर इज अ डिफरेंस, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉरेक्स मार्केट के टाइमिंग्स क्या है और कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक जो हर कोई बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडर जो आज फॉरेक्स में आया 1 महीना 2 महीना हुआ, ये सब चीजें जो मेजर गलती करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो इन सब टॉपिक्स के बारे में जहाँ पे आपका फॉरेक्स का पूरा बेसिक्स एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। स्किप मत करना, हम लोग बहुत फास्ट जाने वाले हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक, फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है। आपका ऑर्डर्स कभी भी ब्रोकर फुलफिल नहीं करता है। ब्रोकर क्या करता है कि आप हो, जैसे आप एज ए ये पर्सन हो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वाह वेरी गुड। आप पर्सन एज अ पर्सन आप जैसे ब्रोकर को बोलते हो कि मेरा ये ऑर्डर बाय या सेल कर, तो एग्जांपल के लिए ब्रोकर हमारा हो गया एक्सनेस इंडिया में, ठीक है। एक्सनेस में हमने बोला कि हमारा ऑर्डर बाय या सेल कर दे, तो एक्सनेस के पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो तुरंत से आपका ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट कर दे। वो क्या करता है, वो जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास, LP, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल वे में जब इंडियन मार्केट्स में हम ट्रेड करते हैं, हमारे पास NSE है, हमारे पास BSE है, तो ज़ेरोधा या अपस्टॉक या 5% या देन 5% 5 वटेवर इट इज़ 5 पैसा, तो जो भी है उनको हम जब उनको बोलते हैं कि हमारा ऑर्डर ले लो, तो ब्रोकर जाता है एक्सचेंज के पास। सेम एक्सचेंज की जगह फॉरेक्स मार्केट में होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स फिर आपका ऑर्डर्स फिल करते हैं और वो वापस से ट्रेड कंफर्मेशन होता है। मतलब हम सिर्फ एक बटन दबाते हैं, बट पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। सेकंड टॉपिक है करेंसी पेयर क्या क्या होता है, बेस करेंसी क्या होती है और मेजर और माइनर पेयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फटाफट समझते हैं। हम जब भी स्टॉक्स या कुछ और ट्रेड करते थे, हमें डायरेक्टली एक ही चीज दिखती थी, टाटा मोटर्स, रिलायंस की, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होता था। बट जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमेशा कोई ना कोई करेंसी होती है। गोल्ड के अगेंस्ट में डॉलर होती है, ठीक है। यूरो के अगेंस्ट में डॉलर होती है, पाउंड के अगेंस्ट में JPY होता है, मतलब जापानीज येन। मतलब अलग अलग करेंसीज हमेशा आप एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हो। तो बट इस पे बेस करेंसी कौन सी भी समझो, जब हम लोग यूरो USD पूरा देखते हैं एक साथ में नाम, तो उसका मतलब जो चार्ट हमको दिख रहा है ना, वो यूरो का है। बेस करेंसी हमारी यूरो की, ना कि USD की। USD उसके अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। मतलब इफ प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है करंटली, तो वो यूरो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि USD की वैल्यू डाउन हो रही है। और इफ अगर ये चार्ट नीचे जा रहा होगा, दैट मीन्स कि यूरो नीचे जा रहा है और USD की वैल्यू उसके सामने अप हो रही होगी। ये हो गया सिर्फ बेस करेंसी। तो जो भी पहली करेंसी होगी, यूरो, यहाँ पे लेट्स से GBP JPY होगा, तो यहाँ पे GBP बेस करेंसी होगा, ठीक है। यहाँ पे CAD यूरो होगा, तो यूरो बेस करेंसी होगा। जो भी पहले होगा वो बेस करेंसी होगी, उसी बेस करेंसी का यहाँ पे चार्ट होगा। सेकंड इज मेजर और माइनर पेयर में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा डिफरेंस है, जिस पेयर के साथ USD आएगा वो मेजर होगा, जिस पेयर के पास USD नहीं होगा वो माइनर में होगा। एग्जाम्पल, जैसे ये सारी करेंसीज दिख रही है जिसमें USD अवेलेबल है, और ये सारी करेंसीज दिख रही है जिसमें USD अवेलेबल नहीं है। जैसे कि USD JPY USD है, यूरो USD USD है, GBP USD USD है, AUD USD USD है, NZD USD USD है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे US डॉलर अवेलेबल है। बट इन द अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरो कैट, मतलब यूरो के सामने कैनेडियन डॉलर्स, NZD JPY, GBP JPY, यूरो GBP, NZD CAD, ये सब में USD अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे माइनर पेयर हो जाएंगे। इसके बाद टॉपिक आता है बिड आस्क और स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। हमेशा मार्केट में क्या होता है, बायर के सामने सेलर होना जरूरी है और सेलर के सामने बायर होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको कोई एग्जांपल आईफोन बेचना है, आप बोलोगे 75,000 में बेचना है मुझे, बट ऑब्वियसली जब आपको बेचना है तो सामने बायर भी होना चाहिए ना, तभी उसका सेंस बनेगा। अदरवाइज अगर बायर ही नहीं होगा तो आप बेचोगे किसको। सेम चीज़ अगर आपको खरीदना है तो कोई उस प्राइस पे बेचना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, सामने बोलिए आईफोन खरीदना है, तो मुझे ऑब्वियसली चाहिए कि कोई मुझे बेच रहा हो, भले कोई कंपनी हो, कोई पर्सन हो या कुछ भी XYZ हो, ठीक है। ये जब मुझे बेच रहा होगा तभी मैं इसको खरीदता हूँ, ठीक है। वो वाइस वर्सा चलता रहता है।
सेकेंडरी क्या होता है? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है कि समझो मुझे जो बाय करना है आईफोन, मेरी प्राइस है 75,000 रुपीज़, मैं 75,000 में बाय कर सकता हूँ, मेरी उतनी कैपेसिटी है। बट सेलर क्या बोलता है, नहीं भाई मैं 80,000 के नीचे नहीं बेचूंगा। तो ये जो 5,000 का जो गैप आया ना, इसको बोलते हैं स्प्रेड। मार्केट में इतना बड़ा नहीं होता, मार्केट में माइनर होता है, बट मार्केट में भी स्प्रेड हमेशा अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है। गोल्ड के प्राइस पे क्या हो रहा है, 3400 के प्राइस पे 300 लोग यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है। बट स्प्रेड की वजह से क्या हो रहा है, सेलर क्या बोल रहा है कि मैं 3401 पे 300 लोग सेलिंग के लिए रेडी है। मतलब जो $1 का बीच में गैप आ रहा है विच इज 10 पिप्स, है ना। $1 का जो गैप आ रहा है विच इज 10 पिप्स, ये हमारा पर्टिकुलर स्प्रेड होता है। मार्केट में हमेशा स्प्रेड अवेलेबल होता ही है, कभी भी स्किप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज सेम प्राइस पे अगर बायर सेलर होगा तो मार्केट में मूवमेंट आएगा ही नहीं, मार्केट उसी पे रह जाएगा। इसीलिए स्प्रेड होता है, मार्केट का मूवमेंट बढ़ता जाता है। कभी भी सेम जगह पे, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम प्राइस पे बायर और सेलर अवेलेबल नहीं हो पाते। जैसे ही आपने बिड और आस्क का स्प्रेड समझ लिया, आपको पता चल गया कि बायर और सेलर का कैसे प्राइस मूवमेंट होता है, किस तरीके से होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कि फॉरेक्स में कितने तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर, तीसरा होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तीनों में फर्क क्या है वो समझो। ये मैं आ गया एक्सनेस के टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे मैं तीनों ऑर्डर्स आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो होता है हम जो नॉर्मल बाय और सेल करते हैं, उसमें डजेंट मैटर प्राइस क्या है, बायर किस प्राइस पे, कुछ नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे मार्केट दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है मार्केट, यहाँ पे मैं समझो एक क्वांटिटी डालनी, मुझे एक लॉट लेना, एक लॉट लिया, बाय क्लिक किया, डायरेक्टली क्लिक किया, वो पर्टिकुलर उस प्राइस पे जो भी सेलर होगा, मुझे बाय करना है ना, उस टाइम पे जो पर्टिकुलर सेलर होगा, भले मुझे 3,300 से बाय करना और 3,305 पे सेलर होगा, तो डायरेक्टली मेरा ऑर्डर 3,305 पे फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में 3,305 पे ही बेचने वाला पर्सन अवेलेबल था। हालांकि इतना बड़ा स्प्रेड और गैप होता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको। दूसरा आता है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आप बोलते हो कि प्राइस जो है वो अभी बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इतने महंगे प्राइस में खरीदना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे एक वैलिड आपका एफईजी दिख रहा है, बहुत अच्छा वैलिड एफईजी। मैं क्या करूँ, मैं इस एफईजी से बाय कर सकता हूँ, उसके नीचे का एसएल वगैरह जो भी हो और उसके ऊपर का टारगेट वगैरह जो भी हो, XYZ जो भी आपके माइंड में हो, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप जब आप पूरा बैठना नहीं चाहते हो, जैसे कि आपको पूरा टाइम चार्ट नहीं देखना उस सेम चीज़ के लिए, तो आप क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे। कैसे लगेगा, सिंपल है, पेंडिंग ऑर्डर में आना है। पेंडिंग ऑर्डर में आके जैसे ये पेंडिंग वाला चार्ट दिख रहा है, उसको नीचे ले आओ, जो एफईजी है यहाँ पे ले आए, वरना मैन्युअली आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 3349.5। ये मैंने मैन्युअली टाइप कर दिया, 0.5 नहीं 0.2 चाहिए, 0.2 कर दिया। यहाँ पे आके जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे दिख भी रहा है मुझे बाय लिमिट, तो यहाँ पे बाय लिमिट वाला ऑर्डर मेरा लग गया। अब प्राइस भले आज यहाँ आए, कल यहाँ आए, परसों आए, पर उसके बाद आए, डजेंट मैटर, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा डायरेक्टली मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। सेम सेलिंग साइड में आप बोलोगे कि अभी नहीं, प्राइस बहुत ऊपर है, मुझे एटलीस्ट इस जोन से बेचना है, तो क्या करो, सिंपल सी सेम वापस से पेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। पेंडिंग ऑर्डर में आके उसको ले आओ जहाँ से आपको पेंडिंग बेचना हो, जिस प्राइस पे बेचना हो वहाँ ले आओ, और उसके बाद सेलिंग पे क्लिक करके कंफर्म सेल लिमिट जैसे ही क्लिक करोगे, मार्केट डायरेक्टली इसको फुलफिल कर देगा। ये तो हो गया जब हमें चीप बाय करना था तो लिमिट ऑर्डर लगा दिया, और महंगा बेचना था, प्रीमियम में बेचना था तो लिमिट ऑर्डर लगा दिया, सेल ऑर्डर, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, इस रेंज का मतलब प्राइस ब्रेकआउट कर दे, जब ब्रेकआउट करेगा ना तब मुझे बाय करना है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है, तब मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा पता है, ब्रोकर क्या करेगा, पता है, जैसे ही मैं उसको बोलूंगा ब्रोकर को बाय लिमिट यहाँ पे, बाय यहाँ पे, ब्रोकर को जैसे ही बोलूंगा वो क्या करेगा पता है, यही ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। क्योंकि उसको ऐसे ट्रेन किया गया है कि प्राइस आपको महंगे में क्यों दे, उस करंट प्राइस पे अगर आपको इतना चीप मिल रहा है, यहाँ पे 3300 में मिल रहा है, तो आप जबरदस्ती 3310 पे क्यों बाय करना चाहते हो, 3300 पे बाय कर लो, तो ब्रोकर डायरेक्टली आपका चीप एग्जीक्यूट कर देता है। सेम चीज सेलिंग में है। सपोज करो कि आपको ये रेंज है, ये रेंज के ब्रेकडाउन पे आपको बेचना है यहाँ पे, और प्राइस करंटली अभी यहाँ पे चल रहा है, इस पर्टिकुलर जोन पे करंट प्राइस है यहाँ पे, तो आप जैसे ही यहाँ पे सेल लिमिट यहाँ पे डालोगे तो ब्रोकर क्या करेगा, करंट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा अरे यार पूरा प्रॉफिट उठाओ ना, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए क्या बनाया गया, स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर में क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर में क्या है, जैसे कि मुझे इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा। जब मैं पेंडिंग को ऊपर ले आऊंगा ना ऑटोमेटिकली इस रेंज के ऊपर, या फिर पर्टिकुलर प्राइस टाइप करके 3355 करके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट की जगह ऑटोमेटिकली मेरा बाय पे मैंने किया हुआ, इसलिए लिमिट की जगह मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्या हो गया, बाय स्टॉप, कि जब मुझे इतना ऊपर खरीदना है तो मैं बाय स्टॉप यूज कर सकता हूँ। सेम अगर इस रेंज के नीचे मुझे सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ले आऊँगा, और अभी भी मेरा बाय लिमिट है, इसको मैं सेल पे जब शिफ्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेल स्टॉप की
प्राइस जब इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आएगा, जैसे ही टच करेगा ये ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और उसके बाद बल नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट। ये हो गए तीनों टाइप के मार्केट के ऑर्डर। अब समझते हैं पिक्स क्या होता है, पिक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग निफ्टी, बैंक में फिर टाटा मोटर्स, स्टॉक्स ये सब ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी जब 25,000 से 25,100 जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक पॉइंट मार्केट बढ़ा, बट वो मार्केट इतना ऊपर नीचे जा सकता, बट करेंसी पैर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कभी भी नहीं होती है, वो बहुत माइनर फ्लक्चुएट होती है कि हम उनको पिप्स के अंदर काउंट कर रहे हैं। पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझो कि ये यूरो यूएसडी का करंट प्राइस है 1.1025, ठीक है, तो पॉइंट के पीछे का जो फोर्थ कैरेक्टर होगा वो आपकी पिप वैल्यू होगी, मतलब कि 5 यहाँ भी। ठीक है, अगर यूरो यूएसडी का प्राइस अभी 1.1030 होता तो पॉइंट के पीछे की ये वैल्यू आपकी होगी टिप वैल्यू। जैसे ही लेट्स से ये प्राइस 1.1025 से बढ़ के 1.1055 होता है, दैट मीन्स कि ये कितना बढ़ गया, 30 पिप्स बढ़ गया, 25 से लेके 55 चला गया। लेट्स से ये डायरेक्टली गिर के प्राइस नीचे आके क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है 1.1000, उसका मतलब क्या हुआ, ये 25 पिप्स डाउन आ गया, मतलब -25 पिप। तो पॉइंट के पीछे का जो फोर्थ डिजिट होगा वो आपकी पिप वैल्यू होगी। इशू आपको आएगा जेपीवाई में, क्यों, क्योंकि वो भाई साहब 3 डिजिट के बाद चलते हैं। तो अभी जैसे यूएसडी जेपीवाई का करंट प्राइस है 148.600, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ पता है बहुत सिंपल चीज, ये पॉइंट को उठा के यहाँ पटक देना। एक क्या करोगे, 1.486 जीबी, ये फिफ्थ डिजिट को डिलीट कर दो। ठीक है, मुझे मिल गया 1.4860। सेम कैलकुलेशन 4850 हुआ, दैट मीन्स की पिप वैल्यू 10 पिप डाउन हुआ। 4870 हुआ, दैट मीन्स की पिप वैल्यू 10 पिप ऊपर हो गई। सिंपल। अब उसके अलावा कैसे कर सकते हैं, और शॉर्ट में यहाँ पे जब आपको आओगे, जब यहाँ पे क्लिक करोगे, जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाला सेक्शन है उसमें सबसे नीचे आएगा डेट एंड प्राइस। ये दिख रहा है, मैंने स्टार्ट किया हुआ डेट एंड प्राइस, इस पे क्लिक करो। अब वो टूल सिलेक्ट करके समझो कि मुझे इस हाई से लेके इस लो तक की रेंज काउंट करनी है, तो मुझे सिर्फ इसको ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करूंगा ना, मुझे यहाँ पे पिक वैल्यू दिख जाएगी, पर ये दिख रहा होगा मेरे को -38.05, मतलब -38 पिप डाउन है। पूरा जूम कर देता हूँ आपके लिए, अभी मैं आप देखो, मतलब -38.5। ठीक है, सेम चीज समझो किसी और करेंसी पैर में गया, यूरो जीबीडी में गया। अब मुझे यूरो जीबीडी में देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है। सेम चीज में आपस से वो सेम टूल सिलेक्ट करूंगा, डेट एंड प्राइस रेंज वाला, यहाँ से लेके इसको पूरा ऊपर तक खींच लूंगा। मुझे यहाँ पर देखा है 20 पिप्स प्लस आएगा। सिंपल। तो ये टूल हो गया आपका पिप्स कैलकुलेट करने का। अब आते हैं लॉट साइज कैलकुलेशन पे। अब लॉट साइज कैलकुलेशन में एकदम शॉर्ट में समझ लो, अगर आपका अकाउंट $100 का है तो 0.01 से ज्यादा का लॉट आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर $1,000 का है तो 0.1 से ऊपर नहीं करना चाहिए, और अगर $10,000 का अकाउंट है तो 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी टिपिकल लॉट साइज कैलकुलेशन है। मैं हर किसी को किसी लॉट साइज से स्पेस करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। इससे ज़्यादा जाना मतलब आपकी सेहत और आपके अकाउंट दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका $500 का अकाउंट साइज है तो ऑब्वियसली इसके 0.01 से 0.05 कर दो, एज सिंपल लेंथ है। क्यों, उसका एग्जांपल समझते हैं। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है, और गोल्ड में सबका कैसा टारगेट होता है, $1 $2 का मूव, मतलब कि 10 ppm 20 पिप तक। उसके लिए लोग क्या कहते हैं, ओवर लेवरेज कर लेके। ओवर लेवरेज कैसे, समझो $200 का अकाउंट है और 0.5 से डायरेक्टली ट्रेड ले लिया बिना सोचे समझी। सिर्फ ये सोच के कि भाई $2 का भी मूव कैप्चर किया, मतलब 20 पिप्स का जब मैं कैप्चर करूंगा तो 0.5 से मेरा $100 का प्रॉफिट हो जाएगा, और $200 का अकाउंट जो है मेरा वो $300 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं 50% अकाउंट गेन कर दूंगा, $300 मेरा प्रॉफिट, $300 मेरा इंश्योर्ड अकाउंट साइज हो जाएगा। पर अगर ये गलती से 0. तुमको तो 20 पिप्स का टारगेट है, वो गलती से -30 या -40 हो गया तो तुम्हारा अकाउंट 0 हो जाएगा, $200 डायरेक्टली। तो ये होता है मतलब प्रॉब्लम किसी का लॉट साइजेस के हिसाब से। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि इसी लॉट साइज से ट्रेड करो। क्यों, कि समझो कि अगर $200 के अकाउंट पे आप अगर 0.02 से ट्रेड करते, ना कि 0.5 से जो आप रैंडमली कर रहे थे, 0.02 से सेम सिचुएशन, मतलब कि माइनस में आप अगर 40 पिप्स भी चले गए, दैट मीन्स कि यू आर ओनली यूजिंग $8। सिंपल। मतलब $200 में से $8 अगर आपका अकाउंट माइनस में होगा तो आपकी साइकोलॉजी पे, आपके इमोशन पे किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब से ही कंप्लीटली ट्रेड कर सकते हो। पर गलती से अगर $200 से 0.5 आपने लिया या फिर कोई और लॉट साइज लिया बड़ा बिना सोचे समझे, तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा और मेंटल स्टेबिलिटी आपकी पूरी गिर जाएगी। और अकाउंट डालोगे और ब्लो करोगे और फंड डालोगे और ब्लो करोगे, चलते ही रहेंगे। आप समझते हैं लेवरेज और मार्जिन क्या होता है। लेवरेज क्या होता है, ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहे, जैसे एक्सप्रेस अनलिमिटेड देता है, 1:2000 देता है, 1:1000 देता है, 500 देता है, 200 देता है। एग्जाम्पल,
उसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका $100 का अकाउंट है, तो अगर आपको ब्रोकर समझे कि 1000 गुना लेवरेज दे रहा है, दैट मीन्स कि आपकी बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, इंटू 1000, क्योंकि ब्रोकर आपको उतनी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि आप $100 के अकाउंट पे इंटू 1000 क्या मतलब $1,00,000 की आपके पास पावर है बाइंग करने की और सेलिंग करनी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि हम लोग बुल ट्रेड करते हैं एग्जाम, तो एक लॉट के अंदर 100 आउंस होते हैं, ठीक है, 100 ओजी, एक लॉट के अंदर 100 ओजी होते हैं। ये कई लोगों को नहीं पता होगा, आज पता चल गया, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। करंट समझो कि $3300 बोलता प्राइस है, इंटू एक लॉट के अंदर 100 क्वांटिटी, मतलब कि एक लॉट का प्राइस कितना है, $3,30,000, ठीक है। ये आपके एक लॉट का प्राइस है गोल्ड में। अब होता क्या है, ब्रोकर ने जब आपको आपका सिर्फ और सिर्फ अकाउंट $100 का है, ब्रोकर ने आपको बोला $1000 मैं लेवरेज देता हूँ, जा ट्रेड कर, मतलब आप अभी $1,00,000 से ट्रेड कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट गोल्ड का आप 0.33 लॉट ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ $100 के अकाउंट में। आपकी बाइंग कैपेसिटी सिर्फ $100 की थी। स्टिल जब आपको 1000 गुना पैसा ब्रोकर ने दिया सामने से, तो आपने क्या किया, $33,000 तक के डॉलर का ऑर्डर एग्जीक्यूट दिया, सॉरी $1,00,000 तक के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए 0.33 लॉट साइजेस के हिसाब से। तो वो हो गया लेवरेज। अब आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि जब ब्रोकर ने आपको $100, लेट्स से $100 आपके पास था, ब्रोकर ने आपको 1000 लेवरेज दिया हुआ, ठीक है। तो मार्जिन मतलब आप अपने पूरे अकाउंट का कितना परसेंटेज यूज कर रहे हो। मतलब जब आपने समझो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.1 लॉट से ट्रेड की, ठीक है, 0.1 लॉट से ट्रेड किया, तो 0.1 लॉट से जब आप ट्रेड करोगे, दैट मीन्स कि आपके पास स्टिल पैसा बचेगा कितना, 60%, 55% पैसा आपके अकाउंट में बचेगा, क्योंकि आपने आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 0.33 फुलफिल करने की थी, कि आप वहाँ पे 33 क्वांटिटी ले सकते थे, बट आपने क्या किया, सिर्फ 10 क्वांटिटी दी है। मतलब आपके पास और कैपेसिटी अभी बची है 23 क्वांटिटी बाय करने की, तो सिर्फ आपने 40% अकाउंट आपका यूज किया है। आपका अभी भी 60% अकाउंट ओपन है, तो 40% आपके अकाउंट में से आपने मार्जिन यूज किया है। ये हो गया मार्जिनल लेवरेज के बीच का क्विक एक डिफरेंशिएट है। अब आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट टाइमिंग पे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है और मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। सैटरडे संडे ऑफ होता है, फ्राइडे लेट में क्लोज होता है अराउंड 2:30, 3:30, जो भी टाइम है अराउंड अलग अलग करेंसीज के अलग अलग। और उसके बाद संडे नाइट को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, संडे लेट नाइट, मतलब कि आज संडे के लेट नाइट 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वो ओपन हो जाता है अपने अपॉर्चुनिटी है। बट फॉरेक्स जैसे 24 आवर्स चलता है ना, हमारे इंडियन मार्केट्स क्या है कि 9:15 पे स्टार्ट हुआ और उसके बाद 3:30 पे क्लोज है, ठीक है। ये इंडियन मार्केट है, 6 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद बंद हो गया, और वो पूरे दिन बंद रहेगा, अब अगले दिन 6 घंटे के लिए खुलेगा। बट फॉरेक्स मार्केट तो 24 घंटे खुला है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जाग रही है, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कंटिन्यूस चालू है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है। बट दुनिया तो 24 घंटे नहीं जाग रही है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में हो जाते हैं सेशंस अलग है। कैसे? सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन सिडनी सेशन, उसके बाद आता है एशियन टोक्यो सेशन, उसके बाद आता है लंदन, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क। ये सेशन कंटिन्यूस 24 घंटे चलते रहते हैं। अराउंड 8 से 9 घंटे के सेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइप पे वो सेशन में वो ऑडियंस और वो लोग कंटिन्यू जाग रहे होते हैं। तो सिडनी सेशन में जैसे रात को 2:30 स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद मॉर्निंग में 5:30 बजे एशियन स्टार्ट होता है, उसके बाद नून में 12:30, 1:30 के अराउंड लंदन सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद इवनिंग में 5:30, 6:30 के हिसाब से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। तो ये सेशन कंटिन्यू चलते रहते हैं। सेशन टाइमिंग में कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए इंडिकेटर बता रहा हूँ। जैसे इंडिकेटर पे आके सर्च करोगे FX मार्केट सेशन बाय बोई टोपी, ठीक है, इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेशन टाइमिंग्स आपके चार्ट पे आ जाएंगे। मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब सेटिंग इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। जब आप डाउनलोड करोगे आपको रंग बिरंगा चीज़ दिखेगी, सबके सब अलग अलग दिखेंगे। आपको करना है क्या, सेटिंग एरी सिर्फ लंदन सेशन एक्टिवेट करो, तीनों को सेम कलर कर दो। न्यूयॉर्क सेशन एक्टिवेट करो, तीनों को सेम कलर कर दो। टोक्यो एक्टिवेट करो, एशियन, तीनों को सेम कलर कर दो। एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा हर एक चीज़ बंद करते नहीं है। सिडनी हमारे किसी काम का नहीं है, हम सोते तब फिटनेस स्टार्ट होता है, तो उसको देखो मत, दुनिया भी नहीं दिखती है, इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब बॉक्स आएगा, बॉक्स के अंदर आपका बॉक्स बना होगा, इसको भर देना आपको हैमबर्गर। उसके बाद यहाँ पे डैश सिलेक्टेड होगा, उसको लाइन कर दो। ये लाइन की थिकनेस है 3, 4, 5 में आपको थिक रखनी है लाइन। जो ये कलर वाली लाइन दिख रही है कितनी मोटी रखनी है वो है, उसको 3, 4, 5 कर दो। बैकग्राउंड कलर हटा दो, डॉट्स हटा दो, इंक्लूड हटा दो, ये सब हटा दो। लेबल्स रहेंगे स्मॉल, ऐसे एज इट इज़, नेम रहेगा, दैट्स इट। डे, टाइम, प्राइस कुछ नहीं जानना है, ये सब एज इट इज़ रहने दो। कैंडल हटा दो और जितनी चीज़ें हैं सारे अनमार्क कर दो। इन्फॉर्मेशन, अलर्ट, स्मॉल इन्फॉर्मेशन, फिबोनाची लेवल्स कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ सेटन टाइमिंग देखनी है, बस उतना ही चाहिए। जैसे ही ये कर दोगे, कलर सिलेक्ट कर लो जो करना हो, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। उसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आके यहाँ पे ख़त्म हुआ।
लंदन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, और न्यूयॉर्क सेशन इस कैंडल से स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलरली इस कैंडल से, और इस कैंडल पे जाके ख़त्म हो गया। तो मेरे को बार बार जाके गूगल करने की ज़रूरत नहीं है टाइमिंग वाइमिंग की, और बार बार मुझे मेरे चार्ट में टाइम देखने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये खुलेगा, अब ये जाएगा, अब ये दोनों मर्ज होंगे XYZ। नहीं, सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही ये इंडिकेटर लगा आपको डायरेक्टली फॉरेक्स सेशन टाइमिंग पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्विकली समझते हैं कि बिगिनर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने जितना पर्सनली देखा है कहाँ करते, कैसे करते। सबसे पहला ओवर लेवरेजिंग। मैंने लॉट साइज़ के हिसाब से आपको लॉट साइज़ वाले में एग्जाम्पल दिया था कि मार्केट में रैंडमली आप लोग ओवर लेवरेज करते हो, आपको पर्टिकुलर लॉट साइज नहीं पता है, आपको आपका एसएल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, आप गलती कुछ भी रैंडमली ट्रेड करते हो रैंडम लॉट साइज से, और रैंडमली आपका अकाउंट सीधा ब्लो ही होता है। मैंने ये हज़ारों लोगों को देखा है, तो आप ये चीज़ मना कर ही नहीं सकते। सेकंड आ जाता है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। आपको ये लगता है कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो लॉस ही नहीं होगा ना। कई लोगों को मैंने देखा हुआ है कि भाई लॉस कब होता है, जब स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा नहीं तो लॉस ही नहीं होगा, सीधा अकाउंट साफ होगा, है ना। तो करेक्ट, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी एंटर नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है रिवेंज ट्रेडिंग। समझो आपका अगर $1000 का अकाउंट है, अब बाय मिस्टेक $500 लॉस कर देते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि नहीं यार $500 मार्केट ने ले कैसे लिया, मैं सही था, तुम्हारा पता नहीं ईगो हर्ट हो जाता है अलग से, इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो और रिकवर करने जाते हो तो सारा का सारा अकाउंट गायब हो जाता है। जो 500 बचा होता है वो भी गायब हो जाता है। आप उस 500 से थोड़ा वेट करके डिसिप्लिन से वापस से अगले 5 दिन में रिकवर कर सकते थे, नॉट रिकवरी पर्पज से बट ट्रेडिंग पर्पज से। एज यू शुड फोकस ओनली ऑन ट्रेडिंग, नॉट ऑन रिकवरिंग मनी, लूजिंग मनी, XYZ। बट ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा ईगो तो अपने जाने दो, अभी कोई बात नहीं। जंपिंग स्ट्रैटेजी एवरी वीक, कि आप लोग रैंडमली स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, रैंडम स्ट्रैटेजी मिली यूज़ कर लेते हो, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फिर यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी देखी, फिर कुछ देखी, शांत हो जाओ गाइस। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको फॉलो करो, उसको पूरा अच्छे से निचोड़ लो, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, जनरलिंग सब कुछ करके, उसके बाद नई चीज़ समझ आती तो शिफ्ट करो। और प्राइस एक्शन भी स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा जाओ, ना कि किसी ने EMA इंडिकेटर ये सब बता दिया, चार्ट पैटर्न बता दिया, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कोई प्राइस एक्शन नहीं है। जो आपको ये सब पढ़ा रहा है, पहली बात तो वो आपको पागल बना रहा है, आप लोग पागल बन रहे हो। अगर मैं बचपन में किसी को A का मतलब B बोलना सिखा दूंगा तो वो पूरी ज़िंदगी B ही बोलेगा। तो आप लोगों ने कुछ गलत ज्ञानी गुरु से गलत चीज़ें सीख ली है, तो ऑब्वियसली अभी सुधर जाओगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ पैसा तो जा ही रहा होगा ना अभी भी। उसके बाद आता है नॉट अंडरस्टैंडिंग लॉट साइज एंड पिप वैल्यू। जैसे बताया कि लॉट साइजेस और पिप वैल्यू समझना पड़ेगा प्रॉपरली, उसको देख लो, समझ लो, ट्रेड करके XYZ उसी के हिसाब से करो, अदरवाइज रैंडम लॉट साइज, रैंडम पिप आपका अकाउंट साफ कर देगा। ट्रेडिंग न्यूज़ विदाउट नॉलेज, आपको पता ही नहीं है कौन सा न्यूज़ कैसे मूवमेंट करती है, कौन सी न्यूज़ किस तरीके से जाती है, कैसे क्या होता है, PPI किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, CPI डेटा किस हिसाब से जाएगा, NFE डेटा किस हिसाब से जाएगा, USD पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। बस आपको लगता है, हालांकि हर एक चीज़ मैं खुद बोलता हूँ कि चार्ट पे आपको हर एक चीज़ दिख जाएगी। न्यूज़ अच्छी होगी तो चार्ट अच्छा होगा, न्यूज़ खराब होगी तो चार्ट खराब होगा, एज सिंपल एज दैट। बट आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो समझ लो, तो आपको उस नॉलेज को मिला के प्लस आपका टेक्निकली प्राइस एक्शन वाले नॉलेज को मिला के, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन नहीं है, प्राइस एक्शन वाला नॉलेज मिला के, प्राइस थ्योरी समझ के, मतलब सारी चीज़ें समझ के आप इन शॉर्ट अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेम चीज़ न्यूज़ में जब रैंडमली बाइंग कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, सेलिंग कैंडल बहुत नीचे बन जाती है, आपका व्यू होता है, एग्जाम्पल अगर मेरा व्यू है बाइंग को लेके कि मैं बाइंग ही करूँगा, और अचानक मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग कैंडल बन गई बट मैंने एंटर किया ही नहीं अभी तक, तो क्या होता है, शिट यार ट्रेड मिस हो गया, मैंने बोला था बाइंग होगा। फिर आप क्या सोचते हो, ये तो और ऊपर जा सकता है, मैं ले लेता हूँ। अब आप रैंडमली बिना स्टॉप लॉस, बिना कोई देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे रैंडम एंट्री करते हो, और जैसे रैंडमली प्राइस ऊपर गया था वैसे रैंडमली नीचे आ जाता है। या तो आपका SL हिट होगा सबसे पहली चीज़, और कई महान खिलाड़ियों ने SL तो लगाया नहीं होगा, तो आपका अकाउंट सीधा साफ। क्यों? क्योंकि लॉट साइज गलत, पिप वैल्यू गलत, चीज़ें नहीं पता, SL फिक्स नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं, रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट, अकाउंट साफ। तो ये चीज़ें आप लोगों को सॉल्व कर लेनी चाहिए, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और आई होप कि पूरा फॉरेक्स का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अगर क्लियर हो गया है या फिर कुछ भी चीज़ बाकी रह गई है मेरे से, तो कमेंट करके मुझे बता दो कि सर ये चीज़ बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ऑल्सो मैंने मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो एक बनाया है जो मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा काम आया है, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है, चेक कर लेना। जिसको परचेस करना परचेस कर लेना, टेलीग्राम पे आ जाना, मैं वहाँ पे रैंडमली ट्रेड शेयर करते रहता हूँ। ऑलराइट, आई होप वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना वो कर देना, और सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चाहिए। बाय बाय।